दोस्तों, वेलकम टू आइसोटोप क्लासेस। आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं। बहुत अच्छा वीडियो आज का फिर से, जैसे हमने कहा था कल की वीडियो में कि हम साइंटिस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको एक कंटिन्यूअस सीरीज में लेकर आएंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपसे छूट रही होगी वो आपको बताएंगे। और जो एनसीईआरटी में दी हुई है और आपकी आँखें हो सकता है वहाँ तक ना गई हों, आपने उसको देखा ना हो या भूल गए हों, तो वो चीज़ों को मैं रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी होगा नीट का और इस तरह के सवाल आ सकते हैं और आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आओ ज़रा शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले साइंटिस्ट जो हमारे सामने दिए गए हैं वो हैं कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस साहब कैसे दिखते थे सर, उनको फिर देखो ज़रा ध्यान से, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखना है। सबसे पहली बात, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल अथवा दो शब्दों वाले नाम का नामकरण की जो स्टार्टिंग करी थी उन्होंने किसने करी थी, वो कैरोलस लिनियस ने करी थी, याद रखना। ये दूसरा पॉइंट, इनकी किताब थी उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी, कैरोलस लिनियस ने लिखी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, टू किंगडम सिस्टम भी किसने दिया था, कैरोलस लिनियस में। वो दो किंगडम कौन कौन सी थी, एक थी प्लेंटी, दूसरा एनिमिलिया। ठीक है, चौथा पॉइंट, ये एक स्वीडिश बॉटनिस्ट भी थे, जोलॉजिस्ट भी थे और फिजिशियन अथवा डॉक्टर भी थे। याद रखना कि पुराने टाइम में ये बहुत बार आया है, हो सकता है पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कभी कभी, तो हो सकता है आपको सवाल देखने को मिल जाए, कोई क्वेश्चन आए और उसमें लिखा हो कि कैरोलस लिनियस इज बॉटनिस्ट, जोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ऑल। ठीक है, स्वीडिश से बिलोंग करते थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगले हमारे हैं जो हैं सर एरिस्टोटल। सर कैसे दिखते थे, देखो ध्यान से, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले, अर्लीस्ट अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। सब शुरुआती दिनों में, शुरुआत में सबसे पहले जो वैज्ञानिक तौर पर क्लासिफिकेशन की नींव किसने रखी, एनसीईआरटी के हिसाब से एरिस्टोटल ने। ठीक है, और उन्होंने क्लासिफिकेशन में सिंपल मॉर्फोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इन्होंने किसी और चीज़ों को ना देखा और इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजी का यूज़ किया क्लासिफिकेशन के लिए। और इन्होंने इस तरीके से पौधों को तीन हिस्से में, ट्री, श्रब, हर्ब, जिसमें हम बोलेंगे TSH में डिवाइड कर दिया, ट्री, श्रब और हर्ब में डिवाइड कर दिया। चौथा चलते हैं, क्लासीफाई एनिमल्स को इन्होंने क्लासीफाई किया इस बेसिस पर कि भैया किसी में RBC है तो उनको एक ग्रुप में, RBC नहीं है तो दूसरे ग्रुप में। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल सर का था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा, R.H. विट्टिकर। सब लोगों ने R.H. विट्टिकर तो खूब याद किया, एनसीईआरटी में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर में दिया, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, बट उनका पूरा नाम क्या है, उनका पूरा नाम क्यों मैं बता रहा हूँ पूरा नाम, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालू है, वो 4 ऑप्शन देंगे और सारे नाम एक जैसे रहेंगे और R.H. विट्टिकर आपको ढूंढने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि एम्स इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हार्डिंग विट्टिकर ने, उनका पूरा नाम है रॉबर्ट हार्डिंग विट्टिकर, जिसको हम लोग शॉर्ट में R.H. विट्टिकर कहते हैं। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। ठीक है, तो याद रखना 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, R.H. विट्टिकर साहब ने। उन कब दिया, 1969 में, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में आया है। दूसरा, ये अमेरिका के प्लांट इकोलॉजिस्ट थे। क्या थे ये, अमेरिका में ये प्लांट इकोलॉजिस्ट हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, वो 5 किंगडम कौन कौन सी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी और एनिमिलिया। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया था, तो उसके लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक लिखी है मैंने, वो है RCPMT। या हम लोग ReCPMT कह सकते हैं। जब कभी पेपर आउट हो जाता है तो आपका रीनीट भी हुआ था, तो वैसे ReCPMT एक ट्रिक है जो R.H. विट्टिकर सर ने यूज़ किया था अपने क्लासिफिकेशन के लिए। तो रिप्रोडक्शन, C सेलुलर स्ट्रक्चर, P फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, M मोड ऑफ न्यूट्रिशन, T थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, अभी लेटेस्ट में कुछ ईयर पहले पूछे गए थे सवाल। तो सवाल क्या पूछते हैं, वो 4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे कौन से क्राइटेरिया का इस्तेमाल R.H. सर ने अपने क्लासिफिकेशन में नहीं किया था। तो शायद ऑप्शन जो आया था प्रीवियस ईयर, जो सवाल आया था वो था कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं किया था, सेल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया था उन्होंने। ओके, तो ये RCPMT अथवा ReCPMT का इस्तेमाल किया गया, ट्रिक याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, DJ इवानोस्की
सर कैसे दिखते थे, याद रख लो, ये रशियन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? रशिया के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज करी, टीएमवी की खोज करी थी। याद रखना टीएमवी कैसा दिखता है, एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है फोटो के ऊपर और उसमें 2 लेबलिंग याद रखना। जो रेड स्ट्रिंग है उसको हम लोग आरएनए कहते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कलर की जो कवरिंग है पत्तानुमा अथवा लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है उसको कैप्सिड और प्रोटीन कहते हैं। एक होमवर्क है आपके लिए यहाँ पर, डीजे इवानोस्की का पूरा नाम क्या है, डी और जे का क्या मतलब है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एक बार देख लेना, काम आ सकता है, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एमडब्ल्यू बेजरनिक। एमडब्ल्यू बेजरनिक सर कैसे दिखते थे, याद रखो। ऑलरेडी एम्स ने इनका पूरा नाम दिया था एग्जाम में, कई बार चारों नाम एक जैसे देंगे भैया, एमडब्ल्यू चारों ऑप्शन होंगे। ठीक है, वो आपको ढूंढने में परेशानी होगी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एमडब्ल्यू बेजरनिक पढ़ के गए हैं। ठीक है, क्योंकि एमडब्ल्यू को कुछ भी लिख देंगे। तो इनका पूरा नाम याद रखना, इनका नाम है मार्टिनस विलियम बेजरनिक। ठीक है, याद रखना, मार्टिनस विलियम बेजरनिक इनका पूरा नाम था। याद रखना, याद रखना, याद रखना। ठीक है, एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे। टर्म कांटाजीवम वाइवम फ्लूइडम इन्होंने दिया था, टर्म कांटाजीवम वाइवम फ्लूइडम दिया था। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड टर्म दिया था वायरस के लिए इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, WM स्टैनले सर कैसे दिखते थे, देख लो। इनका पूरा नाम इनका भी याद रखना है, क्योंकि पता है आपको ये पूरा नाम बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, और उन बहुत कम बच्चों में आप भी आ जाओ, क्योंकि 1% से कम बच्चे पढ़ के जाएंगे इस पूरे नाम को, और पूरा नाम अगर आ गया तो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्ज़ाम में। ख़ास तौर पे आज के इस दौर में तो 4 नंबर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि 4 नंबर क्या है। ठीक है, और WM स्टैनले सर का पूरा नाम है वेंडल मेरेडिथ स्टैनले इनका पूरा नाम है। ये अमेरिका के बायोकेमिस्ट थे और इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज कर लिया था। इन्होंने ही क्रिस्टलाइज वायरस का क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है इन्होंने बताया और क्रिस्टलाइज करके दिखाया। ठीक है, तो याद रखना, कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि MW स्टैनले था कि WM स्टैनले था। याद रखना MS है, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, याद रखना MS है, W पहले है फिर MS है। ओके, तो ये क्रिस्टल स्टैनले याद रखना। ठीक है, मैच कराना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अगले आते हैं टीओ डेनर साहब का पूरा नाम याद रखना। फिर से बोल रहा हूँ, पूरा नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। टीओ डाइनर का पूरा नाम है थियोडर ओटो डाइनर इनका पूरा नाम है। ये अमेरिका के प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे और इन्होंने वायरॉइड की खोज करी थी। वायरॉइड क्या होता है, इमेज देखो, फ्री आरएनए होते हैं ये। देखो इनके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोटिंग, कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती। वायरॉइड कैसे दिखता है आपने देख लिया, सर कैसे दिखते थे ये भी देख लिया। ठीक है, इस तरह से आज का ये पूरा वीडियो ख़त्म होता है। छोटा सा वीडियो है, सब लोग देखना, पूरा देखना, अच्छे से देखना और मेमोराइज़ करने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो कल आएगा जो और भी इंफॉर्मेटिव साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आएंगे हम आपके लिए, और उनके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बता के जाएंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में काम आएगी आपको। ठीक है, घर पे रहो, सेफ रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, एक बात कहनी है आपसे, जब मेरा वीडियो देखा करो ना तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अपने सारे दोस्तों, भाई बहनों और जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, उन सब को मेरा वीडियो शेयर कर दिया करो। जिससे मुझे हेल्प करोगे तो मैं आपकी हेल्प, मुझे और मोटिवेशन मिलता है मैं आपकी हेल्प करूँ। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। अच्छा लगता है मुझे, आप शेयर करोगे तो मेरे साथ लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, आप बहुत स्मार्ट होंगे, मुझे पता है, आप बहुत अच्छा जानते होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, आपको ट्रिक्स नहीं पसंद होगी तो आप मत देखा करो, बट बिना वजह की कमेंट करना अच्छी बात नहीं होती है किसी के बारे में। ठीक है,
हाँ, आप भी करके देखो, बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। करके देखो, जिनको काम आ रही है उनको काम आने दो, उनको काम आ रही है ना। बहुत सारे लोगों को कमेंट देखो, कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और उसमें 2-4 एलिमेंट ऐसे होते हैं, वो हर जगह होते हैं। मुझे पता नहीं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो फालतू के कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को से मेरी विनती है कि आपको अगर पसंद नहीं आती है, आप बेझिझक छोड़ सकते हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं, मत देखा करिए। लेकिन ऐसे बेवजह की कमेंट मत किया करिए प्लीज़ सर। जो लोग भी ऐसे कमेंट करते हैं अच्छा नहीं लगता, ठीक है। थैंक यू गाइज़।